हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं दो शेयर्स की। और ये दोनों शेयर्स के मैं सबसे पहले नाम बता देता हूं। तो एक शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा शेयर है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दो अलग अलग शेयर्स हैं, लेकिन उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक्चुअल में पेरेंट कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो यहाँ पर जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स हमारे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये जो लेट्स होल्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो प्रोमोटर्स हैं, अब प्रोमोटर्स में आप देखोगे तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिनके पास 83.32% शेयर्स हैं। और इन दोनों ही शेयर्स में एक्चुअल में ये इसी तरह की बात हो गई जैसे बजाज फिनसर्व है एंड बजाज फाइनेंस है, और जैसे एक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है एंड एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो जब से लाइसेंस मिले हैं आरबीआई की तरफ से, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जो 7-8 कंपनीज को लाइसेंस मिले थे, तब से इन सारे ही बैंक्स ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक क्या हुआ कि एक क्वेश्चन मार्क इन सबके ऊपर लग गया कि इनके जो एनपीएस हैं शायद वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में चला गया था। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, चीजें वापस से नॉर्मल होने लगी और शायद जो अपना कोविड है उसका भी इंपैक्ट कम हो गया है, उसमें भी जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसकी दवाइयां एक्चुअल में बन गई हैं। देखो, मुझे तो जनरली यही जो जितना मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि अगर किसी को कोविड हो भी रहा है तो वो दवाई खा के ठीक हो रहा है। तो जो बाकी सारे बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो वापस से जो हमारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं, जो कमाने के जो तरीके हैं, जो बिजनेस है, वो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया है। जो काम घर से हो सकते थे वो घर से हो रहे हैं, और जो काम ऑफिस में जाकर होते थे, जो काम शॉप पर होते थे वो शॉप पर होते हैं। जितनी भी शॉप्स पहले बंद थी वो धीरे धीरे सारी ही ऑलमोस्ट खुल गई हैं। मॉल्स में भी सारी एक्टिविटीज हैं, आप रेलवे स्टेशन पर जाओ वहां पर भी पूरा है, मेट्रो में जाओ वहां पर भी लोग हैं, फ्लाइट्स भी सारी शुरू हो गई है। तो इक्का दुक्का एक दो चीजों को छोड़कर बाकी सारी बिजनेस एक्टिविटीज नॉर्मल हो गई हैं। तो जो रिस्क था वो खत्म हो गया है। अब वापस से जो लोग अर्बन एरिया से जो छोटे अपने कर्मचारी, जो कारीगर वर्ग के जो लोग थे, वो लोग वापस से अपने गांवों से निकलकर वापस आने लगे हैं। जो अपने प्लम्बर्स हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं या इस तरह के जो लोग हैं, अपने जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में सारी की सारी हेल्प करते हैं, वो लोग वापस आने लगे हैं। तो उनको वापस से अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए छोटे साइज के फिर से लोन चाहिए। तो छोटे साइज के लोन बड़े बैंक्स जनरली नहीं देते हैं। तो उस सारे लोन देने के लिए जैसे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सारे बैंक्स इन चीजों में लोन देते हैं। तो यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक वैसा ही बैंक है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में देखो, सबसे पहले एक बार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं। जो बैंकिंग में अगर 9% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये एक बहुत अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। अगर मैं यहां पर एचडीएफसी बैंक की भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूं तो 7.31% है। तो यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एचडीएफसी बैंक से ज्यादा अच्छा बैंक है। आई नो कि ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं कहीं से भी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है, जबकि एचडीएफसी बैंक की 7% है। वो इसलिए है क्योंकि ये लोग, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये हायर इंटरेस्ट चार्ज कर पाते हैं अपने कस्टमर से। तो ये लोग 15, 16, 17, 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे पाते हैं, और जो ये फिक्स डिपॉजिट पर भी जो पैसा लेते हैं वो 7, 8, 9% तक ले लेते हैं। तो इनके पास जो मार्जिन है इंटरेस्ट रेट में वो काफी ज्यादा है कि 7, 8% पर इन्होंने एफडी में पैसा ले लिया और आगे 15, 16, 17% पर इन्होंने आगे दे दिया। तो इनके पास जो बीच का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, तो इनकी ग्रोथ भी ज्यादा है। अभी जो टोटल साइज है वो 6,706 करोड़ का है। प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 83.3% है। आई नो आने वाले टाइम में ये अपने क्यूआईपी लेकर आएंगे, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहते हैं, जिनको कि एक बड़े लेवल पर एक इक्विटी को डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि इन बैंकों के ऊपर भी ये बाउंडेशन आएगी कि ये 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते, और उसके बाद में उससे भी इनको कम करना पड़ेगा, लेकिन वो फेज मैनर में होता है। तो आने वाले टाइम में डाइल्यूट होगा, और कोई भी ये नहीं चाहेगा, जो करंट में प्रमोटर्स हैं, कि उनको अपने शेयर्स को सस्ते रेट पर डाइल्यूट करना पड़े। तो यहां पर कैसे भी करके ये शेयर प्राइस ऊपर जाना ही है। देखो, कोई भी अगर किसी बंदे को पता है ना
कि मेरी प्रॉपर्टी 1 साल बाद बिकनी ही है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी के रेट उससे पहले बढ़ जाएं, क्योंकि जब उसके बेचने का टाइम आए तो वो अच्छे प्राइस पर बेच सके। ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूं, इस तरह की बातों को सोच के मतलब सुन के समझने की भी जरूरत है कि हाँ, इस तरह के शेयर्स के मूव आने के पीछे किस तरह के लॉजिक्स होते हैं, किस तरह के रीजंस होते हैं। और इस चीज को, शेयर प्राइस को ऊपर बढ़ाने में जो बाकी सारे इसके पैरामीटर्स हैं पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर हम पिछले 10 क्वार्टर की या जो 7-8 क्वार्टर्स हैं उनके अगर रिजल्ट्स देखें तो 462 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ते हुए एवरी क्वार्टर इनकी रेवेन्यू बढ़ी है 754 करोड़ तक हो गई है। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 45 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ 96 करोड़ हो गया, जो हाईएस्ट है, और रेवेन्यू भी हाईएस्ट है। उसके बाद अगर हम इसकी ईयरली ग्रोथ की भी बात करें तो 148 करोड़ की रेवेन्यू जो ईयरली थी मार्च 2012 में, वो बढ़ते हुए 2944 करोड़ हो गई है। आप ये जरा ग्रोथ देखो, 148 223 217 1468, इमीडिएटली जो जंप लगाया, फिर 1800 करोड़, देन 2700 करोड़, और लास्ट 12 मंथ्स का भी जो अपना रेवेन्यू है दैट इज 2944, एंड नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 34 हुआ, उसके बाद में 0 रहा, फिर 7, और उसके बाद जो ये कंसिस्टेंसी फिर 199 350 एंड 313 करोड़। और ये पेंडेमिक के दौरान भी जो इसमें जो 3 क्वार्टर है ना, वो पेंडेमिक वाले भी क्वार्टर हैं, उसके बाद भी जब ये इंपैक्ट है, तो जब ये आने वाले क्वार्टर्स होंगे, जब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैक्सीन वगैरह भी आ जाएंगी, तो इसके प्रॉफिट यहां से डबल कब हो जाएंगे, ट्रिपल कब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है। आप ये समझो कि इतनी अच्छी ग्रोथ करने वाला अगर मार्केट कैप 6006 करोड़ का है, और जब ये कंसिस्टेंटली यहां से ग्रो करेंगे तो एक जीरो इसके आगे लगने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। ये 67,000 करोड़ का कब हो जाएगा, अगले 10 साल में, और उसके अगले 10 साल में कब एक जीरो और लग जाएगी और ये 6 लाख करोड़ का हो जाएगा, नहीं पता चलता। तो बेसिकली नहीं पता चलता से मेरा मतलब है कि ये आसान है जब ये कंसिस्टेंटली इस तरह की परफॉर्मेंस देते रहते हैं। आप इस चीज को समझो कि जो पिछले 20 सालों में 100 गुना हुए हैं ना, वो इसी तरीके से हुए हैं कि पहले 10 साल में 10 गुना और अगले 10 साल में 10 गुना। और अगर कोई भी चीज को 10 साल में 10 गुना होना होता है तो उसको सिर्फ 25% की CAGR चाहिए होती है, यानी कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो कंपाउंडेड है वो सिर्फ 25-26% की चाहिए होती है, और ये चीज 10 गुना हो जाती है। तो अगर कोई 25-26% का 25-26% का CAGR के रेट से अगर ग्रो कर रहा है ना 20 साल तक, तो वो चीज 100 गुनी हो जाती है। और जब 20 साल के बाद लगता है कि 100 गुना ये चीज यार हमें क्यों नहीं मिली, हमें क्यों नहीं मिली, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। ये एक नया सेक्टर है ऑल टुगेदर। इस सेक्टर को हम बड़े बैंकों के साथ अभी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यही बैंक आगे चल के उन बैंकों के रूप में जरूर आ जाएंगे। और बिलीव मी, जो एनपीएस की बात है ना, तो कॉर्पोरेट एनपीएस जनरेट करते हैं, इंडिविजुअल्स एनपीएस जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पीछे तो रिकवरी एजेंट भी घर पे पहुंच जाए ना तो इंसान शर्म के मारे पैसे दे देता है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट के पास अगर कोई रिकवरी एजेंट जाए भी ना तो उसको गेट के अंदर भी घुसने दिया नहीं जाता। तो हम सब ने देख लिया है कि पीएनबी में जितने भी एनपीएस हुए थे किस लिए हुए थे, आईसीआईसी बैंक में जो एनपीएस हुए थे किस लिए हुए थे, या बाकी किसी भी बैंक में जो एनपीएस हुए थे वो किस लिए हुए थे, वो इंडिविजुअल की वजह से नहीं हुए थे। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को, छोटे जो गरीब वर्ग के लोग हैं बेसिकली उनको देते हैं, जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनको दिक्कत होती है, जो ये कहते हैं कि मुझे सब्जी बेचनी है तो सब्जी खरीदने के लिए जो मंडी से लाने के लिए पैसे चाहिए, ये वो लोग हैं जो यहां से पैसा लेते हैं और बड़े ब्याज पर भी इनको लोन पे पैसे लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। तो यहां पर दोनों की ही विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई गलत काम कर रहे हैं हाई इंटरेस्ट पर पैसा देकर, लेकिन इसमें दोनों का ही फायदा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी फायदा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, और जिन लोगों को लोन कहीं से नहीं मिलता ये उनकी हेल्प भी कर रहे हैं एक तरीके से, उनको आगे बढ़ने में, उनको अपना बिजनेस कैरी ऑन कर पाने में। तो यहां पर दोनों का ही फायदा है। जो ये ग्रोथ रेट है ये अमेजिंग ग्रोथ रेट है, और ये जर्नी इसी तरह की चलती रहती है लगातार। और इनकी बैलेंस शीट भी आप ये चीज देखो, जो ओनर्स का पैसा था 185 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी फिलहाल 1238 करोड़ हो गया है। और कैश फ्लो में इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि बैंकिंग के कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ 7% होल्डिंग है इसकी, और बाकी सारा इंस्टीट्यूशंस के पास है और प्रोमोटर्स के पास है। तो जब इतने स्मॉल और स्टार्टिंग लेवल पर एफआईआईज के पास भी इसमें होल्डिंग है, डीआईआई के पास भी है, पब्लिक के पास भी है, प्रमोटर इसमें मैक्सिमम होल्डिंग लेकर बैठे हैं लगातार,
तो यहाँ पर ये सारी चीजें तो इसकी कवर हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो क्या कहता है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम चार्ट पैटर्न पर चले गए तो मैंने ये पहले से ही लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, मैं इस लाइंस को एक बार हटा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। तो पेंडेमिक से पहले जो इसका प्राइस था वो 58 हुआ करता था, और जब ये लिस्ट हुआ था तो ये लिस्ट हुआ था 60 के आसपास और 58 तक गया था। 58 ये 5 फरवरी की बात है इसी साल की। उसके बाद में पेंडेमिक आया और ये कोलैप्स हो गया। उसके बाद में इसने एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनाकर ये चलना शुरू हो गया। ये हायर लोज बना रहा है, यहाँ पर हायर लोज लगातार ऐसे बना रहा है कि सबसे पहला लो इसका ये बना, उसके बाद में इसका लो ये बना, उसके बाद में इसका लो हमारा ये रेंज बनी, और उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसको देखोगे ना तो यहाँ पर एक पैटर्न और बनता है, वो ये है कि बेसिकली ये रेसिस्टेंस है यहाँ पर लगातार 3 बार का। और बाकी मैं एक बार नीचे वाली लाइनों को यहाँ से हटा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरली ये नजर आए। तो ये एक इस तरीके का एक चार्ट पैटर्न है, और ये चार्ट पैटर्न बेसिकली बनता क्या है, ये कप विद हैंडल पैटर्न बनता है। तो ये इसका कप है और ये इसका हैंडल है, और इस कप विद हैंडल के बीच में भी इसमें एक और पैटर्न बन रहा है जो इसका एक छोटा कप विद हैंडल बन रहा है, जिसमें क्या है कि ये एक कप है और इस कप का ये एक हैंडल है। तो यहाँ पर डबल ये पैटर्न है, और जब एक ही चार्ट पैटर्न में 2-3 चार्ट पैटर्न्स बने ना तो उसकी आगे जाने की मजबूती और ज्यादा हो जाती है, वो और ज्यादा स्पीड से जाता है। तो अगर इसी टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इसका इमीडिएट जो टारगेट बनता है, जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है इस पैटर्न की, यहां से इसको अगर ऊपर उठाकर यहां से ब्रेकआउट लेवल से इसको कवर किया जाए और इसका टारगेट देखा जाए तो इसका लाइफ टाइम हाई ही इसका टारगेट बैठता है जो 62 है, और लाइफ टाइम हाई इसका ये 62 ही था, तो सेम लेवल ही हमारा आता है। और अगर 39 जो करंट लेवल है, करंट लेवल से 39 से अगर 62 तक की अगर रेंज देखी जाए तो ये 58% है। तो अब आप ये समझो कि यहां से इसमें सीधा सीधा इसको 58% तक जाने का है। और उसका एक और रीजन है कि जो इसके हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, ये हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स इस चीज को अपने आप से ऊपर ले जाते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये तो बात हो गई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसके पास इस कंपनी के 83% शेयर्स हैं। तो उसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो हमारा आता है, जो इसकी मार्केट कैप है वो 6706 करोड़ है। और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके पास इसके शेयर्स हैं 83.32%। तो अगर इसका 83.32% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इसके पास 5587 करोड़ कि इसके पास जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है इसके पास इतने करोड़ के शेयर्स हैं। और करंट में ये कंपनी कितने की मिल रही है, 3468 करोड़ की। तो अगर किसी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदना है तो उसके बदले जो 5500 करोड़ के शेयर्स है ना वो 3400 करोड़ में मिल रहे हैं, यानी कि 2100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। जनरली यही होता है कि जो पेरेंट कंपनी होती है वो एक्चुअल कंपनी से थोड़ा सा डिस्काउंट पर चल रही होती है, लेकिन ये डिस्काउंट इतना कभी नहीं होता क्योंकि ये तो एक ह्यूज डिस्काउंट हो गया। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 3468 डिवाइडेड बाय 5500 करोड़, ये ऑलमोस्ट 37% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, इसका तो बिजनेस ही वो है, तो ये डिस्काउंट भी कम होता होएगा। और जब ये कंपनी हमारी जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये आगे बढ़ेगी तो ये तो साथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोनों में से किसी को भी लिया जा सकता है, और दोनों में से अगर हम इसके दोनों की ही चार्ट की बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट को तो हमने देख लिया, जिसमें लाइफ टाइम हाई तक जाने का 58% का यहां से स्कोप है। और सेम ही अगर हम उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो इसकी पेरेंट कंपनी है अगर उसकी बात करें तो उसमें भी एक बार लाइफ टाइम हाई तक का हम देख लेते हैं कि क्या स्कोप है। तो इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो 546 था, और करंट प्राइस से अगर हम इसको देखें जो 291 है, 291 से अगर 546 की बात करें तो ये 87% का स्कोप है। तो ये 87% बहुत होता है यार। और अगर इसकी टेक्निकल चार्ट की बात करें ना तो मैंने तो एक चीज हमेशा से देखी है कि अगर इस तरह से फॉल आया हो और फॉल आके कंसोलिडेशन हुआ हो और चलती हुई चीज के बीच में इस तरह का गैप आ जाए तो ये अमेजिंग गैप होता है। मैंने इस तरह के गैप्स को जल्दी से भरते हुए नहीं देखा। ये ब्रेक अवे गैप होता है कि इसको रन अवे गैप भी कहते हैं। और रन अवे गैप जब इस तरह से आ जाए और उसके बाद में ये यहां से इस तरह से कंसोलिडेट करे, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, रन अवे गैप आपको जब भी मिले और रन अवे गैप फिल नहीं हो और वो वहीं से कंसोलिडेट हो जाए और वो कंसोलिडेट होने के बाद में फिर से चलना शुरू कर दे
तो ये एक अमेजिंग चार्ट पैटर्न होता है और ये इतनी स्पीड से जाता है कि आपको कभी भी वेट करना नहीं पड़ता। अब स्पीड से जाने का मतलब और 87% या 56% कि यहां से जो ग्रोथ है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये समझने लगो कि कल से ही भागना शुरू कर दे और कल को ही ये 12-13% चला जाए और अगर कल को ये 4-5% गिर जाए तो आप परेशान हो जाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां पर जब मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं तो एक चीज मैं बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे कहने से आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ अपने कहने से खरीदना है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मुझे क्रेडिट मत देना और अगर आपको लॉस होता है तो मुझे ब्लेम नहीं करना। ये बिल्कुल सिंपल है मेरी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसमें खरीदते हो और आपको फायदा होता है तो कोई भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉस होता है तो मुझे ब्लेम भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं बिल्कुल साफ साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर आपको खरीदवाना या बिकवाना नहीं है। मेरा पर्पस यहां पर आपको सिखाना है कि किस तरीके से हम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से हमें चीजों को एनालाइज करना चाहिए। गैप अप जो ये रन अवे गैप्स होते हैं किस तरीके के होते हैं और कौन सी कंपनीज लाइफ टाइम हाई पर जाने का दम रखती है, उनके बिजनेसेस को किस तरीके से समझना चाहिए, जनरल लाइफ से उनके बिजनेस को किस तरीके से जोड़ना चाहिए। तो मेरा आज का जो वीडियो था वो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन दोनों को लेकर था। इसको मैं एक कपल भी कह सकता हूं कि ये दोनों ही कंपनीज जनरली एक ही साथ चलेंगी और अगर दोनों में से एक कंपनी पहले चलती है तो दूसरी जरूर उसको पीछे से आके कैच करती है। तो अगर एक कंपनी पहले दिन 20% बढ़ जाए तो जनरली यही होता है कि दूसरी कंपनी भी आगे चल के उसमें 12-13-15% 20% तक जाने का ऊपर का दम रखती हैं। वो हमारी ट्रेडिंग को थोड़ा सा ईजी बनाती हैं। कल फिर मिलेंगे हम ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इस वीडियो को एक बार ध्यान से समझना, सोचना और अगर दोस्तों का भला करना चाहते हो ना तो दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। जो हमारी फैमिली बढ़ के अभी 75,000 की हो गई है ना, इसको हमने 3 करोड़ का फैमिली बनाना है और हमने जल्दी से जल्दी पहले एक बार 1 लाख जो हमारे सब्सक्राइबर के रूप में मेंबर्स है ना, ये फैमिली को जो बड़ा कर रहे हैं हम लोग, ये करना है। तो दोस्तों को बोल के उनको सब्सक्राइब भी कराना। अगर हम 31 दिसंबर तक एक इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं ना, 1 लाख सब्सक्राइबर को कर पाते हैं, तो इसमें मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। कम से कम अपने एक हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना और जो भी आगे की वीडियोस देखेंगे, मतलब अपने कम से कम एक फ्रेंड को वीडियो दिखा के उनको सब्सक्राइब कराएं। तो बेसिकली अगले 3-4 दिनों में ही हमारे जो सब्सक्राइबर जो अभी 1 लाख होने में 25,000 का जो गैप है ना, ये अगले 3-4-5 दिन में ऐसे हमारा ये पूरा फिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर 20,000 सब्सक्राइबर जो फैमिली मेंबर्स हैं एक एक को कराएंगे ना तो 20,000 नए फैमिली मेंबर्स आने में कोई भी देर नहीं लगेगी। और दूसरों का भला करने से जो गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो बाकी किसी और चीज से मिलती ही नहीं है। ये हमें लाइफ में हमेशा अपने साथ याद रखना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं कि आप सब लोग मार्केट में पैसा कमाएं, सीखें, नुकसान करने से बचें, गलत काम करने से बचें, इसी तरीके से आपको भी अपने दोस्तों को और जानने वालों को इस चीज में ऐड करना है जिससे वो भी नुकसान करने से बचें। वो नुकसान करने से बचेंगे तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और जितनी ब्लेसिंग्स हमें फलती है ना और जिस तरीके से वो हमें पॉजिटिव रूप में हमें आगे बढ़ाती है, वो चीज इनविजिबल होती है जिस तरीके से बाकी चीजें इनविजिबल होती हैं बहुत सारी। जैसे एयर है, जो लाइफ है, वो इनविजिबल है एक्चुअल में। तो अपने दोस्तों को शेयर करके इसमें थोड़ी सी सपोर्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।